से आग्रह है कि 76वें गणतंत्र दिवस समारोह का शुभारंभ अपने कर कमलों से करें और अब ध्वजारोहण के आप और हम सब साक्षी बने। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राष्ट्रीय सल्यूट, सलामी शस्त्र। और परेड इंचार्ज महोदय एएसपी रोहतक YVR शशि शेखर जी का ये स्वर आगे बढ़ते हुए परेड निरीक्षण का निमंत्रण देने के लिए परेड इंचार्ज महोदय के सधे हुए कदम और बाईं ओर से मंथर गति से वो वाहन जिसके सारथी सिपाही मनीष जी हैं, वो मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह। गणतंत्र दिवस परेड के लिए आप सादर आमंत्रित हैं श्रीमान। हमारे मुख्यमंत्री महोदय जो जाने जाते हैं अपनी विनम्रता, शालीनता और समर्पण के लिए, वो आज परेड निरीक्षण के लिए इस त्रिवेणी के साथ प्रस्थान करते हुए और सलामी मंच पर लहराता हुआ, इठलाता हुआ ये तिरंगा प्रतीक है हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता का। ये तिरंगा प्रहरी है शौर्य, त्याग और खुशहाली का। ये तिरंगा संवाहक है बलिदान, शांति और समृद्धि का। हमारी राष्ट्रीय आन बान और शान है ये तिरंगा। और आज अनायास शायर श्यामलाल पार्षद याद आते हैं कि इसकी शान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। और रेवाड़ी के शायर बकौल श्री सुनेजा, बहती रहे ये गंगा, ऊंचा रहे तिरंगा, माटी ने साज छेड़ा, अंबर ने गीत गाया, गणतंत्र दिवस आया, गणतंत्र दिवस आया। आप सभी को 76वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय का परेड निरीक्षण परिसर में शुभागमन करीब 1 दर्जन टुकड़ियों की सज धज देखते ही बनती है। सेवा, सुरक्षा और सहयोग की त्रिवेणी हरियाणा पुलिस की कुछ विशिष्ट टुकड़ियां, विश्व के सबसे बड़े युवा संगठन एनसीसी का प्रेरक प्रतिनिधित्व, अपने गठन की प्लेटिनम जुबली मना चुके स्काउट गाइड की उपस्थिति और 14वां मतदाता दिवस मना चुके प्रजातंत्र के प्रहरी। इस समय माननीय मुख्यमंत्री महोदय हरियाणा पुलिस और महिला पुलिस की टुकड़ियों के सामने से गुजरते हुए इन टुकड़ियों में तीसरी टुकड़ी आप देख पा रहे हैं, जिसके सामने से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ये काफिला गुजर रहा है। हमारी मेहमान टुकड़ी है उत्तराखंड पुलिस और उसके साथ हमारी दुर्गा शक्ति रेवाड़ी, दुर्गा शक्ति रोहतक, मधुबन एकेडमी की हमारी खास टुकड़ियां, एनसीसी सीनियर और जूनियर्स के हमारे भावी सैन्य अधिकारी और उनके साथ नन्हे मुन्ने बच्चे जो अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बहुत करीब से निहारने का उनका जज्बा, जोश और जुनून
देखते ही बन रहा है, जिसमें जवाहर नवोदय की हमारी बेटियां, पीएम श्री रेवाड़ी गवर्नमेंट गर्ल्स की गर्ल्स गाइड, सैनिक स्कूल का एनसीसी ट्रोप, केएलपी कॉलेज के एनसीसी कैडेट्स और गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन की हमारी बेटियां एनसीसी में हैं। और उन सब के बीच से गुजरते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय आज रेवाड़ी में 1 माह के अंतराल पर दूसरी बार उनका पदार्पण और 100 दिन के ऐतिहासिक कार्यकाल में उन्होंने चुनावी घोषणाओं को धरातल पर उतारने का प्रेरक पहल और कार्य किया है। आप जनपक्षीय राजनीति के पक्षधर पोषक और सजग प्रहरी के रूप में जाने जाते हैं और इस समय गर्ल्स गाइड की बेटियों को शुभाशीष देते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय वरिष्ठ नागरिकों से, रेवाड़ी के सामाजिक कार्यकर्ताओं से रूबरू होते हुए पुनः मुख्य मंच की ओर अग्रसर होते हुए वो जाने जाते हैं। और इस समय मुख्यमंत्री महोदय रेवाड़ी के सामाजिक कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार करते हुए वरिष्ठ नागरिकों से रूबरू होते हुए जिस विनम्रता, शालीनता के लिए वो जाने जाते हैं कि उनका जो निवास है, जिसको कबीर कुटीर कहा जाता है, वो रात भर खुला रहता है और प्रदेश भर से जो भी कार्यकर्ता या जो प्रतिनिधि वहां जाते हैं उनको वो दरवाजा कभी बंद नहीं मिलता। इसलिए अपने बुजुर्गों से, माताओं से, नौजवानों से रूबरू होते हुए, उनसे मुखातिब होते हुए जनता के मुख्यमंत्री के रूप में लब्ध प्रतिष्ठ, बात चाहे उनके नारायणगढ़ के प्रतिनिधित्व की रही हो, लाडवा की, करनाल की या कुरुक्षेत्र का सांसद काल रहा हो, पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष तक की यात्रा रही हो या फिर अब दूसरी बार मुख्यमंत्री के इस कार्यकाल में ऐतिहासिक कार्यों की रही हो, वे सदैव जनपक्षीय राजनीति के पक्षधर पोषक और सजग प्रहरी रहे हैं। और इस समय प्रेस गैलरी के सामने से गुजरते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जिनके बारे में कहा जा सकता है कि मंजिल पर आ पहुंचे लोग, अपनी धुन के पक्के लोग, बस अफसानों में मिलते हैं, इतने सीधे सच्चे लोग, इतने सीधे सच्चे लोग। उनकी विनम्रता, उनकी शालीनता और उनका कार्य के प्रति समर्पण हम सब के लिए प्रेरणा पक्ष कहा जा सकता है। आज इस प्रांगण में हैं, कल उन्होंने अपना जन्म दिवस अपने सफाई योद्धाओं के बीच नाश्ते से मनाया। ये किसान पुत्र होने का उनका बड़प्पन है, माटी से जुड़ाव उनके व्यक्तित्व में नजर आता है। और अब परेड इंचार्ज का अभिवादन स्वीकार करते हुए और अब परेड इंचार्ज महोदय अगला आदेश और निर्देश देने के लिए सधे हुए कदमों से पुनः उसी स्थान पर प्रस्थान करते हुए जहां से वो अपनी तमाम टुकड़ियों को और खुद मुझे आदेशित और निर्देशित करेंगे। और उनके सम्मान में माननीय मुख्यमंत्री महोदय खड़े हैं। महाकुंभ के रूप में पूरी दुनिया को देखने को मिल रहा है। इस समय मुझे एक कविता की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। गोद खेलती नटखट नदियां पावन यमुना गंगा हैं, चंदन की माटी से महके मातृभूमि की को वंदन है। कोटि कोटि भारत वालों का सुंदर सा यह नंदन है, हमारा गणतंत्र भी
राष्ट्र की इसी एकता का संदेश देता है। इसी संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान अभियान चलाया जा रहा है। इसमें संविधान निर्माताओं के योगदान का सम्मान किया जा रहा है। सबको संविधान के मूल्यों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। भाइयों बहनों, गणतंत्र दिवस का पावन पर्व आत्म विश्लेषण करने का भी दिन है। आज आजादी के बाद से पिछले 70 वर्षों में देश विश्व की बड़ी शक्तियों में शुमार हो गया है। आज हमारा देश अपनी उन्नति प्रौद्योगिकी के बल पर न केवल मिसाइलें बना रहा है, बल्कि सूर्ययान, चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशन सफलतापूर्वक पूरे कर रहा है। हाल ही में हमने अंतरिक्ष में 2 सैटेलाइट्स को जोड़ने में सफलता हासिल की है। यह क्षमता हासिल करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश है। इससे हर भारतवासी गौरवान्वित हुआ है। भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक उतारने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना है। हमारा यान आदित्य L1 सूर्य की कक्षा में स्थापित होकर सूर्य का अध्ययन कर रहा है। इससे पहले भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश हित में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। जम्मू एवं कश्मीर से अनुच्छेद 370 व धारा 35A को हटाकर उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक अखंड भारत का राष्ट्रीय सपना साकार किया है। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर की स्थापना करवाकर करोड़ों देशवासियों की आस्था को मजबूत किया है। इनके अलावा सर्जिकल व एयर स्ट्राइक, 1 रैंक 1 पेंशन, नागरिकता संशोधन कानून, 3 तलाक की कुप्रथा से मुक्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान आदि अनेक युग परिवर्तनकारी कदम उठाए गए हैं। मुझे खुशी है कि पहले गणतंत्र दिवस से लगभग 2.5 साल पहले हमने आजादी की खुली हवा में सांस ली थी। यह आजादी हमें अनेक वीरों की शहादत व स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष से मिली थी। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने उनको नमन करते हुए कहा था कि कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिन्होंने चिनगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। हम सब के लिए यह गर्व की बात है कि स्वतंत्रता आंदोलन में हरियाणा वासियों ने अग्रणी भूमिका निभाई थी। 1857 की क्रांति तो अंबाला छावनी से शुरू हुई थी। नई पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए अंबाला छावनी में 538 करोड़ रुपए की लागत से स्वतंत्रता संग्राम स्मारक का निर्माण भी अंतिम चरण में है। हमारा परम कर्तव्य है कि हम मातृभूमि के लिए जान न्यौछावर करने वाले शहीदों के परिवारों, उनके आश्रितों को संबल बने। इसीलिए हरियाणा सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों, उनकी विधवाओं की पेंशन बढ़ाकर 40,000 रुपए मासिक की है। हमने युद्ध में शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि वो भी दुगनी करके 1 करोड़ रुपए कर दी है। इसी प्रकार हमारी सरकार ने वीर गति को प्राप्त होने वाले हरियाणा के शहीद परिवारों के 416 आश्रितों को सरकारी नौकरियां भी दी गई हैं। हमने अग्निवीरों को हरियाणा सरकार की सीधी भर्तियों में 10% का आरक्षण देने का भी निर्णय लिया है। हम आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए जेलों की यातनाएं सहन करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को भी पेंशन दे रहे हैं। हाल ही में यह पेंशन बढ़ाकर 20,000 रुपए की है। भाइयों बहनों, गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री के रूप में ध्वजारोहण का यह मेरा पहला अवसर है। मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे यह पहला अवसर वीरभूमि अहीरवाल के रेवाड़ी में मिला है। इसी क्षेत्र में नारनौल के पास नसीबपुर की वह ऐतिहासिक धरा है जहां सन 1857 की क्रांति के महानायक राव तुलाराम ने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए थे। आजादी के बाद भी इस क्षेत्र के वीरों ने भारत चीन युद्ध के दौरान रेजांगला पोस्ट पर आखिरी जवान
आखिरी गोली तक लड़ाई लड़ी थी। उस लड़ाई में शहीद हुए 114 जवानों में से ज्यादातर यहीं के थे। मैं उन्हें भी आज नमन करता हूं। आज भी रेवाड़ी क्षेत्र के युवा सेना में भर्ती होकर राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा करना अपना फर्ज समझते हैं और माताओं की साध्वी अपने बेटे को फौजी वर्दी में सजा हुआ देखकर पूरी होती है। आज जब हम यह उत्सव मना रहे हैं तो मैं बताना चाहूंगा कि गणतंत्र की धारणा हमारे लिए नई नहीं है। इसके उल्लेख वेदों में भी है। अर्थवेद में कहा गया है, गणेशु राज्यान धर्मेणु सुख यु यजते, अर्थात गण राज्य में शासक को धर्म के मार्ग पर चलकर सुख में शासन करना चाहिए। हम इसी भावना से, सुशासन से प्रदेश की जनता की सेवा कर रहे हैं। इसी सेवा भावना से हमने जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाई भतीजावाद को खत्म कर पिछले 10 सालों में एक पारदर्शी और संवेदनशील शासन व्यवस्था को बनाया है। हमने भ्रष्टाचार पर कड़ी चोट करते हुए सभी सरकारी योजनाओं व सेवाओं का लाभ घर बैठे ही लोगों तक पहुंचाने के लिए ई गवर्नेंस का एक नया मॉडल तैयार किया है। हमने सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं को परिवार पहचान पत्र से जोड़ा गया है। हमारी बिना खर्ची पर्ची के नौकरी देने, ऑनलाइन ट्रांसफर, पढ़ी लिखी पंचायतों और अंत्योदय अभियान की आज पूरे देश में चर्चा है। अपने तीसरे कार्यकाल में हम विकास और जन कल्याण के इस दौर को आगे बढ़ाते हुए समय की जरूरत के अनुसार नए निर्णय ले रहे हैं। हमने हरियाणा एक, हरियाणवी एक को सूत्र मानकर पूरे प्रदेश में समान रूप से विकास कार्य किए हैं और आज हरियाणा विकास के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में खड़ा है। साथियों, डबल इंजन सरकार के माध्यम से अब हरियाणा के विकास को हम 3 गुना गति से, रफ्तार से लेकर के जाएंगे। हमने जनसेवा का दायित्व संभालने के बाद पहली कैबिनेट की मीटिंग में ही किडनी के रोग से पीड़ित रोगियों के लिए सभी सरकारी अस्पतालों एवं मेडिकल कॉलेजों में मुफ्त डायलिसिस सेवाएं शुरू करने का निर्णय किया। इससे गरीब लोगों को बड़ी राहत तो मिली है। प्रदेश के हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवाएं देने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए हमने आयुष्मान भारत चिरायु योजना में 70 साल से अधिक आयु के सभी बुजुर्गों के लिए भी 5 लाख रुपए सालाना की मुफ्त इलाज की सुविधा वो शुरू की है। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हुए संत सरसाईनाथ मेडिकल कॉलेज सिरसा का भूमि पूजन वो किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ईएसआई मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद में 500 बेड के अस्पताल की आधारशिला रखी है। हमने प्रदेश के 83 उप स्वास्थ्य केंद्रों और 22 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट्स के निर्माण की मंजूरी भी दी है। साथियों, हमने सबसे गरीब के उत्थान के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। हमने सबसे पहले गरीब का ध्यान किया है और आज गरीब से गरीब व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। अंत्योदय हमारा संकल्प भी है और लोगों की सेवा करने का सूत्र भी है। पिछड़ा वर्ग की लंबे समय से मांग थी कि उनकी क्रीमीलेयर आय सीमा बढ़ाई जाए। हमने इस आय सीमा को 6 लाख से बढ़ा करके 8 लाख रुपए कर दिया है। पिछड़ा वर्ग बी को पंचायती राज संस्थाओं में, शहरी स्थानीय निकायों में आरक्षण भी दिया गया है। हमने राज्य में अनुसूचित जातियों के आरक्षण को वर्गीकरण में मुख्य धारा में जाने से वंचित रह गई अनुसूचित जातियों को उनका अधिकार देने का काम हमारी सरकार ने किया है। किसी को भी आने जाने में धन की समस्या आड़े न आए, इसके लिए हमने हैप्पी योजना शुरू की है। गरीब परिवार अब रोडवेज की बसों में सालाना 1000 किलोमीटर तक मुफ्त में यात्रा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत गरीब परिवारों की बेटियों की शादी पर 71,000 रुपए तक का सुगन दिया जाता है। गरीबों के सर पर छत उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 47,573 मकान बनाए गए हैं। इसके अलावा लगभग 14,000 मकान बनाए जा रहे हैं। मित्रों, साथ ही हमने
गरीबी परिवारों के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना भी शुरू की है। इसके तहत 14 शहरों में 15,256 गरीब परिवारों को 30-30 गज के प्लाट दिए हैं। हमने गांव में 100-100 गज और महाग्राम में 50-50 गज के प्लाट देने शुरू कर दिए हैं। अब तक 61 ग्राम पंचायतों और एक महाग्राम में 4,533 प्लाट दिए जा चुके हैं। पीएम सूर्य मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रदेश में 31 मार्च 2025 तक 1 लाख घरों की छतों पर मुफ्त में सोलर सिस्टम लगाने का लक्ष्य हमने रखा है। इस योजना में अब तक 12,285 सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं। मुझे ये खुशी है आप लोगों के बीच में कि किसान हित में हमारी नीतियों के केंद्र में आज पूरे देश में केवल हरियाणा प्रदेश ही है जो किसान की सभी 24 फसलें की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कर रहा है। अब तक 12 लाख किसानों के खाते में फसल खरीद के 1,25,000 करोड़ रुपए भी डाले जा चुके हैं। भाइयों बहनों, आप जानते हैं कि पिछले साल खरीफ सीजन में बारिश देर से हुई। इस कारण मेरे किसान भाइयों को फसल की बुआई के लिए सिंचाई व दूसरे इंतजामों पर अतिरिक्त खर्च करना पड़ा। हमने अपने अन्नदाता की इस पीड़ा को समझा और 2,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से बोनस के रूप में किसानों के खाते के अंदर पहुंचाने का काम ये हमने किया है। हमने अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे अभियान को भी जड़ से खत्म कर दिया है। साथ ही 133 करोड़ रुपया पिछली जो बकाया राशि थी उसको भी माफ कर दिया है। हमने खेतों से गुजरने वाली बिजली की हाई टेंशन लाइनों के लिए मुआवजा नीति बनाई है। इसमें टावर एरिया की जमीन के लिए मार्केट रेट के 200% व लाइन के नीचे भूमि के लिए मार्केट रेट के 30% मुआवजे का प्रावधान भी हमने इस अपनी नीति के अंदर किया है। भाइयों बहनों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उचानी जिला करनाल में 65 एकड़ क्षेत्र में 700 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय के कैंपस का शिलान्यास भी किया गया है। हमने किसानों को मजबूत करने के लिए 3 और महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। पहला, पट्टेदार किसानों और भूमि मालिकों के बीच विश्वास बहाल किया है। पहले भू मालिकों और काश्तकारों के बीच में जमीन के कब्जे, मुआवजे आदि को लेकर के विवाद होते रहते थे। अब हमने कृषि भूमि पट्टा एक्ट लागू करके इन विवादों को जड़ से खत्म कर दिया है। और हमने दूसरा, जो श्यामलात भूमि के ऊपर 20 वर्षों से अधिक लोग काबिज थे, उनको मालिकाना हक देने का निर्णय भी ये हमने किया है। तीसरा, गांव में पंचायती भूमि पर बने 500 वर्ग गज के मकानों पर काबिज लोगों को भी मालिकाना हक देने का काम हमने किया है। प्रिय प्रदेशवासियों, हमारे युवाओं ने अपनी उपलब्धियों से प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। हम इस युवा शक्ति का सही उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस दिशा में शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण, रोजगार, खेल आदि क्षेत्रों में कारगर नीतियां लागू की गई हैं। पिछले 2 कार्यकालों में हमने पूरा प्रयास किया है कि युवाओं को खुला आसमान दे। हमने 21वीं सदी की आधुनिक शिक्षा देने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की है। हाथों के हुनर से कमाल करने वाले नौजवानों की मदद के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना लागू की है। प्रदेश के युवाओं को स्किल से जोड़ने के लिए राज्य में देश का पहला श्री विश्वकर्मा विश्वविद्यालय भी खोला गया है। हमने युवाओं को बिना पर्ची खर्ची के 1,71,000 से अधिक सरकारी नौकरियां दी हैं। हमने अपने तीसरे कार्यकाल में 2 लाख युवाओं को पक्की सरकारी नौकरियां देने का वो लक्ष्य रखा हुआ है और हम इससे हर साल पूरा करेंगे। पहले की सरकारों में कैसे ठेकेदारों के हाथों हमारे युवाओं का शोषण होता था, हमने उनको शोषण से बचाने के लिए कानून बनाकर युवाओं के भविष्य की भी सुरक्षित किया है। अब रिटायरमेंट की उम्र तक उन्हें कोई हटा नहीं पाएगा। युवाओं को डंकी रूट से विदेश भेजने वाले लोगों की जालसाजी से बचाने के लिए विदेश सहयोग विभाग बनाया गया है। अब युवाओं के कॉलेज में ही निःशुल्क पासपोर्ट बनाए जा रहे हैं। अब तक 35,000 से अधिक युवाओं के पासपोर्ट बनाए जा चुके हैं। भाइयों बहनों,
हमारे युवाओं ने खेलों में प्रदेश और देश का नाम दुनिया भर में चमकाया है। हमारे ऐसे 11 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा हाल ही में सम्मानित किया गया है। इनमें से एक खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, 10 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड, एक कोच को द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मैं इन सब खिलाड़ियों, इनके माता पिता व प्रशिक्षकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हमने खेल नीति में खिलाड़ियों के प्रोत्साहन व प्रशिक्षण का प्रावधान किया है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जो अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार स्वरूप सर्वाधिक नकद राशि देता है। हम खेलों के लिए अति आवश्यक आधुनिक खेल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रहे हैं ताकि खिलाड़ियों को वैश्विक मानकों के अनुसार खेल प्रशिक्षण की सुविधा मिले। सरकार की योजना हर गांव में जिम खोलने की है। इसके तहत 19 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में 50 करोड़ रुपए की लागत से 250 इंडोर जिम खोले गए हैं। भाइयों बहनों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की आधी आबादी को सशक्त बनाने के लिए पानीपत से बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया है। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से महिला उत्थान के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत राज्य की सभी महिला सरपंचों को संबंधित ग्राम का ब्रांड एम्बेसडर बनाने का निर्णय भी हमने लिया है। हमने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% प्रतिनिधित्व दिया है। गरीब महिलाओं को अपनी रसोई चलाने के लिए हर महीने केवल 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। यह लाभ प्रदेश के 13 लाख से अधिक परिवारों को आज मिल रहा है। प्रदेश के 5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का काम किया जा चुका है। भाइयों बहनों, हमने ड्रोन दीदी योजना के प्रथम चरण में 5000 महिलाओं को ड्रोन पायलट का मुफ्त प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा है। इस योजना में 8 लाख रुपए तक की कीमत का ड्रोन मुफ्त दिया जा रहा है। अब तक 100 महिलाओं को हमने मुफ्त ड्रोन दिए जा चुके हैं। हमने प्रदेश में 79 कॉलेज खोले हैं। इनमें से 30 लड़कियों के लिए हैं। लड़कियों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमने उनके लिए हरियाणा रोडवेज की बस सेवाएं शुरू की हैं ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। आदरणीय प्रदेशवासियों, महिलाओं के लिए आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए 1/3 राशन डिपो महिलाओं को देने का प्रावधान ये किया गया है। अटल किसान मजदूर कैंटीन व वीटा बिक्री केंद्रों का संचालन भी महिलाओं को सौंपा गया है। भाइयों बहनों, उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। किसी भी प्रदेश में औद्योगिक निवेश के लिए पहली जरूरत है अमन चैन का माहौल, दूसरी जरूरत है उच्च कोटि का इंफ्रास्ट्रक्चर और तीसरा सरकार द्वारा उद्योगों के लिए हर संभव सहायता। हमने हरियाणा के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक इकोसिस्टम तैयार किया है। हमने प्रमाण पत्र, लाइसेंस और अनुमति देने में अड़चन पैदा करने वाले अनेक नियमों और प्रक्रियाओं को खत्म कर दिया है। आज हरियाणा में निवेशकों को 150 से अधिक सेवाएं ऑनलाइन प्रदान की जा रही हैं और उन्हें सभी स्वीकृतियां 12 दिनों में देना सुनिश्चित किया गया है। आज हरियाणा देश विदेश के निवेशकों की पहली पसंद बन गया है। गत 10.25 वर्षों में प्रदेश में 7,66,000 सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग लगे हैं तथा इनमें 39 लाख लोगों को रोजगार मिला है। भाइयों बहनों, व्यापारी भाइयों का भी प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण स्थान है। हमने उनके हित के लिए अनेक कदम उठाए हैं। उनके लिए चलाई जा रही योजनाएं ऑनलाइन कर दी गई हैं। व्यापारियों व करदाताओं की सुविधा